नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको कोविड-19 महामारी और सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी विधायक को मिला विशेष पास तो तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कोटा वाले मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी विधायक अनिल सिंह को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के सीएम को लॉकडाउन के नियमों और उद्देश्यों का पाठ पढ़ाते हुए कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। यह मर्यादा के विरुद्ध है। वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थक विधायक को गोपनीय तरीके से उनके बेटे को वापस लाने की अनुमति दे रहे थे। तेजस्वी ने आगे कहा, बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों को पास निर्गत किए गए। बिहार सरकार द्वारा प्रभावशाली खास लोगों के बच्चों को चुपचाप बिहार में बुलाया गया। जब साधारण छात्रों और आम बिहार वासियों के बच्चों की बात आई तो मर्यादा और नियमों का हवाला देने लगे। तेजस्वी ने आगे कहा, हम लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं क्योंकि हम सत्ता में बैठे लोगों की दोहरी नीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। महामारी और विपदा की घड़ी में भी ये लोग आम और खास का वर्गीकरण कर राजनीति कर रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय क्यों, मजदूरों के साथ बेरुखी क्यों? अब सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक के बेटे को कोटा से लाने के लिए मिला विशेष पास तो बोले प्रशांत किशोर, नीतीश जी अब आपकी मर्यादा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,712 हो गई है। इस बीच कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को लेकर नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए को कोटा से अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? इससे पहले भी कोटा में फंसे छात्रों को लेकर प्रशांत किशोर ने कई ट्वीट कर नीतीश पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, देश भर में बिहार के लोग फंसे पड़े हैं और नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्थानीय सरकारें कुछ कर भी रही हैं, लेकिन नीतीश जी ने संबंधित राज्यों से अब तक कोई बात भी नहीं की है। पीएम के साथ मीटिंग में भी उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पर्याप्त पीपीई किट, कुछ उद्योग फिर होंगे शुरू, उद्धव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। भारत में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में कोरोना की हालत पर जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, डरना नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पीपीई किट उपलब्ध हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर मुश्किल का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र में कुछ सीमित दायरे में थोड़े उद्योगों को फिर से शुरू किया जा रहा है ताकि आर्थिक परेशानी से बचा जा सके। सीएम ठाकरे ने कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर मरीज हमारे पास लास्ट स्टेज में आ रहे हैं। कुछ मरीजों की मौत जांच रिपोर्ट आने से पहले ही हो गई। मेरी अपील है कि कोरोना के लक्षणों को छुपाए नहीं, हमारी परंपरा एक दूसरे की मदद करने का सही है, चिंता ना करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफजल महीना है रमजान, लॉकडाउन का पालन कर करे इबादत, मौलाना। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन जारी है। देश के सभी मस्जिदों में सामूहिक जमात नमाज पर पाबंदी है। लोग अपने अपने घरों में 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। माह ए रमजान का चांद भी शुक्रवार को देखे जाने की पूर्ण संभावना है। चांद के दीदार के साथ ही तराबीह की विशेष नमाज शुरू हो जाएगी। पाक मुकद्दस महीना का पहला रोजा शनिवार से शुरू हो जाएगा। सब्र व इबादत का महीना रमजान उल मुबारक को सभी महीनों का खलीफा कहा जाता है।
लॉकडाउन आगामी 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इसलिए रमजान का पहला असरा रहमतों का लॉकडाउन में रहेगा। लोग अभी से रोजा के जरूरियात की सामान खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके रोजेदारों के लिए इफ्तार खोलने के वक्त फल, नींबू, ताज़ा खीरा आदि की जरूरत पड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जामिया छात्रों की गिरफ्तारी पर नाराजगी, बॉलीवुड कलाकार बोले CAA पर प्रदर्शन अपराध नहीं। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में कथित तौर पर हिंसा फैलाने में शामिल होने के आरोप में जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी पर कई बॉलीवुड कलाकारों ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है। एक बयान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की है। पुलिस के जरिए उठाए गए इस कदम को बयान के जरिए पूरी तरह से अमानवीय और अलोकतांत्रिक बताया गया है। बयान जारी करने वाले कलाकारों में महेश भट्ट, विशाल ददलानी, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप और अन्य शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार लॉकडाउन में मछली चावल की पार्टी का आयोजन, हाई प्रोफाइल लोग हुए शामिल, FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन का उल्लंघन कर मछली पार्टी करना लोगों को महंगा पड़ा। बिहार के जहानाबाद जिले के मुकदुमपुर प्रखंड के सुगांव में बुधवार की रात यानी 15 अप्रैल को पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पार्टी में मछली समेत कई व्यंजनों का इंतजाम था। पार्टी में स्थानीय लोगों के अलावा जिले एवं प्रखंड के कई अधिकारियों एवं नामचीन हस्तियों के भाग लेने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इस आलोक में SP मनीष कुमार ने जांच का निर्देश दिया था। ASP पंकज कुमार के नेतृत्व में जांच की गई। जांच के बाद इस मामले में FIR दर्ज हुई है। SP के निर्देश पर टेहटा OP प्रभारी बैरिस्टर पासवान ने 8 नामजद एवं 30 तक ज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन लोगों पर कांड संख्या 129/2020 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें आपदा अधिनियम 188, 269, 270, 271 IPC धारा लगाए गए हैं। मखदूमपुर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पार्टी का आयोजन गृह प्रवेश के 1.25 महीने पूरा होने के उपलक्ष्य में किए गए थे। भव्य भवन का गृह प्रवेश 6 मार्च को किया गया था। उस समय भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच विपक्षी नेता शरद यादव ने कहा, प्रवासी मजदूरों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, विपक्षी नेता शरद यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रवासी श्रमिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने पैतृक स्थल जाने के लिए यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को वापस लाने की अनुमति दी गई है। शरद ने दावा किया कि श्रमिकों एवं मेहनत करने वालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा देश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार कम है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने शुरुआत में समय बर्बाद किया, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने के बदले यह लोगों को बता रही है कि उनकी ओर से उठाए गए कदमों के कारण ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार बहुत कम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, 27 को होगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों को देखकर लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहाँ तेजी से कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं, हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा कि जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है, वहां पर इसके मामलों में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। इसे नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। विदेशों से आने वाले लोगों ने यहां कोरोना फैलाया है, इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में हैं। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने हॉटस्पॉट में रैंडम टेस्ट कराए हैं। इस दौरान पाया गया है कि कुछ इलाकों में केस बढ़े हैं, वो भी तब जब वो हॉटस्पॉट हैं। कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये चिंता की बात है, मगर अभी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, राजस्थान के 2 भाजपा विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के केस।
जी हां दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान भाजपा के 2 विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हुए हैं। पहला मामला कोटा के महावीर नगर पुलिस थाने में रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा मामला जयपुर के मानसरोवर थाने में सांगानेर के विधायक के अशोक लाहौटी के खिलाफ दर्ज हुआ है। एक विधायक को लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस दिया जा चुका है। मदन दिलावर के खिलाफ संजय यादव ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया है कि उन्होंने 9 अप्रैल को एक वीडियो जारी कर एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां की और धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। वहीं अशोक लाहौटी के खिलाफ जयपुर के रामचंद्र देवेंद्रना ने मामला दर्ज कराया है। लाहौटी पर भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि लाहौटी सोची समझी साजिश के तहत समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। गौरतलब है कि लाहौटी ने पिछले दिनों क्वारंटाइन किए गए लोगों को महंगा भोजन कराने सहित कई तरह के आरोप लगाए थे। इससे पहले भाजपा के ही पुष्कर के विधायक सुरेश रावत को भी सरकार की ओर से लॉकडाउन के उल्लंघन का नोटिस दिया जा चुका है। रावत लॉकडाउन के दौरान बांटी जाने वाली राहत सामग्री के वितरण के समय मौके पर पहुंचे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पीड़ित किसानों को 25-25 लाख का मुआवजा देने की मांग की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। श्री यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण अन्नदाता बेहाल हैं। भाजपा कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही कि 2 माह पूर्व हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसान उबर भी नहीं पाए कि आज रात में फिर से बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। अतिवृष्टि ने गेहूं की फसल चौपट कर दी तथा आम के वृक्षों के बौर भी जड़ गए हैं। बिजली गिरने से लगभग 12 किसानों की मौत भी हुई है। उनके आश्रितों को 25-25 लाख रुपए प्रत्येक को आर्थिक सहायता तत्काल राज्य सरकार दे। श्री यादव ने कहा कि 2 माह पहले हुए नुकसान का भी पर्याप्त मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। अतः इधर जो फसलों का नुकसान हुआ है और इसके पहले जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को फसलों के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकांश किसान पशुपालन भी करते हैं। लॉकडाउन के कारण पूरे प्रदेश में दूध की मांग में 50% तक की गिरावट आ गई है। इससे दूध के कारोबारियों, पशुपालकों और किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। उनके लिए भी राहत पैकेज घोषित होना चाहिए। किसानों को फसल बीमा, सम्मान राशि आदि घोषणाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों ने आय दोगुनी होने की उम्मीद तो भाजपा सरकार में छोड़ ही दी है। उसकी बची खुची पूंजी भी लुट जाने से वह अब अन्नदाता के बजाय स्वयं अन्न के लिए तरसने वाला बन जाएगा। किसान को समर्थन मूल्य मिलने और लागत का ड्योढ़ा मूल्य मिलने की ऐसे में कैसे आशा की जा सकती है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसान की चिंता छोड़कर कॉरपोरेट घरानों को मदद देने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई उद्योगपतियों को राहत देने में लगी है, जबकि किसान बैंकों से सस्ते ब्याज पर कर्ज नहीं ले पा रहा है। गन्ना किसान का बकाया भुगतान भी नहीं हुआ, उल्टे कई जगहों पर तो उसे कर्ज वसूली की नोटिस दी जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण श्रमिकों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने यह जानकारी दी। ये राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के शुक्रवार को 118 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक 3320 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन यह कोरोना वायरस रोकथाम उन्मूलन के लिए तय नियमों के पालन के आधार पर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी संकट, महाराष्ट्र में मजदूरों को कोरोना लॉकडाउन में सशर्त गांव लौटने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिल के 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने की इजाजत देने का फैसला किया है, लेकिन पहले उनकी कोरोना की जांच कराई जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि 1.31 लाख चीनी मिल मजदूर राज्य में 38 चीनी मिलों के परिसरों में बने अस्थायी आवास में रह रहे हैं, जबकि कई अन्य मजदूर दूसरे स्थानों में फंसे हुए हैं।
हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटने की इजाजत देने से एक जिले से दूसरे जिले में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। मिल मालिकों को जांच करानी होगी। मुंडे ने ट्वीट में कहा कि चीनी मिलों में काम करने वाले मेरे भाइयों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप अब अपने गांव लौट सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से बीड़ और अहमदनगर के मजदूरों को फायदा होगा, जो पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि चीनी मिल के मालिकों को इन मजदूरों और उनके परिजनों की जांच करानी होगी। थोराट ने मुंबई में प्रवासियों की भीड़ के मामले में राजनीतिक साजिश का अंदेशा जताया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य में राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि 14 अप्रैल को मुंबई में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी श्रमिकों का एकत्र होना राजनीतिक साजिश हो सकती है। थोराट ने कहा कि भीड़ एकत्र होने के तुरंत बाद ट्विटर पर उद्धव रिजाइन और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोजिशन जैसे हैशटैग छाए हुए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।